ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आने के बाद मुझे पता चला कि प्लान चेंज हो चुका है। आप लोग अभी भी घर पे बैठे हुए हैं और होपफुली आप लोग कल आएंगे। आज सिर्फ A2 को बुलाया गया है। ओके, वेलकम बैक। ये वेलकम बैक। ओके, सो जरा हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं। इफ यू हैव क्वेश्चंस तो हम वो कर सकते हैं, वरना हम लोगों ने आज जो है वो चैप्टर 12 स्टार्ट करना है। अच्छा, जो थोड़ी बहुत जो चेंजेस हुई हैं, आई रियली डोंट नो वेदर यू पीपल नो दिस और नॉट। प्लान चेंज इस तरह से हुआ है कि एक दिन जो है वो पूरा A2 आएगा, एक दिन जो है पूरा AS आएगा, और आप लोगों को हम A2 वालों से मिलने नहीं देंगे और A2 वालों को आपसे मिलने नहीं देंगे। और जिस दिन एक दिन आप लोग आएंगे और अगले दिन आप लोगों का ऑनलाइन सेशन होगा। एक दिन फिजिकल क्लास होगी, एक दिन ऑनलाइन क्लास होगी। मीनिंग 2-3 दिन हिसाब से होगा कि 3 दिन जो होगा वो आपके A2 आएगी और 3 दिन जो है वो आपकी AS आएगी। इस तरह की चीज़ है वीक के अंदर, 6 दिन के जो उन्होंने पूरी साइकिल को डेवलप की। तो इसलिए आज का दिन जो है, वेंसडे का दिन जो है, मेरा ख्याल है वो A2 के लिए रखा गया है। और देखते हैं किस तरह से चीज़ चलती है। एनीहाउ, सो अब प्लान ये है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं अब वो इंशाल्लाह कम हुआ करेंगी, फिजिकल क्लासेस रिलेटिवली ज़्यादा हुआ करेंगी। और देखना ये कि चीज़ें कैसे चलाई जाएंगी। तो होपफुली लेट्स सी किस तरह से हैंडल किया जाएगा सब कुछ। देयरफॉर ये चीज़ ज़हन में रखें कि आज इंशाल्लाह ताला जब A2 आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नहीं, कैसे शेयर कर सकता हूँ, कल तो वैसे ही आप लोग आ जाएंगे। सो वी लर्न टुडे कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, कैसे बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंशाल्लाह कल आप लोगों को हम बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट वीक और बेहतर होगा, और एक दो वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स क्लासेस जो होंगे वो बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे विदाउट एनी हैसल। ओके, बिफोर हम आगे स्टार्ट करें चीज़ को, मैंने आज आप लोगों को ये बताना है कि सिंस टुमारो इज गोइंग टू बी योर इंशाल्लाह फर्स्ट फिजिकल क्लास, एंड टुमारो इज गोइंग टू बी द डे जब मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ। अब जो असाइनमेंट हम लोग करना शुरू करेंगे वो निकलेंगे पास्ट पेपर में से, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 2 और 3 मार्क के जो क्वेश्चंस किए थे उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अब आएंगे पास्ट पेपर में से, ठीक है। अब वो हो सकता है पेपर 1 का क्वेश्चन हो सकता है वो पेपर 2 का क्वेश्चन हो, लेकिन होंगे अभी 2 और 3 मार्क के ही। लेकिन अब हम पास्ट पेपर की तरफ आएंगे क्योंकि हमने अब चैप्टर्स खत्म कर लिए ना, 2 चैप्टर्स खत्म कर लिए, और नियर सून हम लोग जो हैं चैप्टर 12 भी हम लोग खत्म कर देंगे। तो अक्टूबर के स्टार्ट होने से पहले पहले होपफुली, आज 23 है तो मेरा ख्याल है हाँ इंशाल्लाह अक्टूबर के शुरू होने से पहले पहले हमारा यूनिट 2 जो होगा वो खत्म हो जाएगा, सही। और अब जितने लोगों की क्लासेस जो हैं वो मिस हुई हुई हैं या लेक्चर्स मिस हुए हुए हैं और शुरू के लेक्चर्स मिस हुए हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी पे आपकी हर चीज़ अवेलेबल है। आप लोग उसको देखकर अपना काम कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब अपकमिंग वीक के अंदर मैंने आप लोगों के रजिस्टर्स देखने हैं, ठीक है। जितना हम लोगों ने थ्योरीज के अंदर से लेकर हम लोगों ने चैप्टर 12 जब यूनिट नंबर 2 खत्म हो जाएगा फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपका रजिस्टर्स भी चेक करूंगा। अब आपको असाइनमेंट जो थर्सडे को मिलेगा वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको पास्ट पेपर में से, ठीक है। तो उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करेंगे। ज्यादातर इस यूनिट में से क्वेश्चंस जो आते हैं वो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, अभी हम उसके लिए रेडी नहीं है, लेकिन हम जो है वो 2 और 3 मार्क के, या मैक्सिमम अगर हुआ तो हम लोग 5 मार्क के क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग काम करेंगे। फिर 5 मार्क के क्वेश्चन के लिहाज से आपको बता दिया जाएगा कैसे 5 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वो अटेम्प्ट करके आप लोग मुझे देंगे। अब जितनी भी सबमिशंस होंगी वो ऑनलाइन सबमिशंस नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि अब आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं।
देयरफॉर अब आपकी असाइनमेंट्स या क्लास का हो सकता है कोई एक आध लेक्चर ऑनलाइन जरूर हो रहा हो, लेकिन जो सबमिशन है ऑफ असाइनमेंट वो फिजिकल होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज आप ज़हन में रखें और उस लिहाज से फिर आप जरा अपना कुछ चेक आउट करें। ठीक है जी, फाइन। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू वी हैव नाउ? We have 19 students. Just waiting 1 minute more. नहीं, गलत जगह जा रहा हूँ। So if you have questions, तो please पूछ लें। Fine. Shall we be starting now? ठीक है, मेरा ख्याल है इसमें स्टार्ट। ओके जी, अब हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 की। ठीक है, और चैप्टर नंबर 12 क्या है? इट्स बेसिकली नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब सिचुएशन इस तरह से चैप्टर नंबर 12 के अंदर कि पहले जो है HR डिपार्टमेंट को यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी और इसका पुराना एक नाम था, उसका नाम था पर्सनल डिपार्टमेंट। इट्स नॉट पर्सनल, इट्स पर्सनल, PERSONNEL। सही है, पर्सनल का मतलब होता है काम करने वाले लोग। ठीक है, तो अब जब ये पर्सनल डिपार्टमेंट हुआ करता था तो उस वक्त इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी। ये अलग से एक छोटा सा एक रूम बना होता था जिसमें लोगों को रखना यानी हायर करना, लोगों को निकालना और सब लोगों को फायर करना, लोगों के काम करने के तरीके को बताना, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हल्की फुल्की सी बात करनी, और प्लस उनको हल्की फुल्की सी ट्रेनिंग देना, और उनकी जो उनसे जो कम्युनिकेट करना होता था वो इन टर्म्स ऑफ स कंपनी का काम और इस तरह की चारने आठने वाली काम करने के लिए HR पर्सनल डिपार्टमेंट को रखा जाता। कुछ अरसे के बाद पता चला कि कुछ कंपनीज, अब हुआ ये पर्सनल डिपार्टमेंट हुआ करता था, अब हुआ ये कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को पता चला कि मसले आए। सही है, मसले आए इन टर्म्स ऑफ पैसा। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था वो भी फ्लॉप हो गए। फिर अरसे के बाद पता चला कि यार जिनके पास मशीनरी होती है, ठीक है, तो मशीनरी वाली कंपनीज जीतेंगी, तो ऐसी कंपनीज जीतना हारना शुरू हो गई जिनके पास बड़ी बड़ी मशीनरीज। ओके, फिर कहा गया जी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो टेक्नोलॉजी में बड़ी अच्छी थी लेकिन वो फ्लॉप होना शुरू हो गई। फिर इस तरह से लोगों से कहा गया कि जी आपके जो है वो मार्केट में रेपुटेशन बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, तो ऐसी कंपनीज मार्केट में फ्लॉप होनी शुरू हो गई जिनका मार्केट इमेज ज्यादा अच्छा था। लेकिन इन सब दौर में मकसद जहां पैसे की जरूरत थी वहां पैसे वाली कंपनी फ्लॉप होती हैं, जहां मशीनरी की जरूरत थी मशीनरी वाली कंपनीज फ्लॉप होती हैं, टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज फ्लॉप होती हैं, फिर इमेज वाली फ्लॉप होती हैं। तो जो मैनेजमेंट गुरुज थे या जो लोग बड़ा इस बारे में सोच विचार करते थे, व्हाट इज द की फैक्टर जिससे एक ऐसी कंपनी जिसके पास पैसे ज्यादा नहीं थे लेकिन वो सरवाइव कर गई उस दौर में जहां पर सिर्फ पैसे वाली कंपनीज सरवाइव कर सकती थी। इवन पैसे वाली कंपनीज भी सरवाइव नहीं कर पाई, लेकिन वो छोटी सी फर्म या वो एक फर्म जो कि ज्यादा पैसे में नहीं थी वो सरवाइव कर गई। फिर उसी तरह की कंपनी जो थी वो उस दौर में भी सरवाइव कर गई जिनकी रेपुटेशन ज्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी सरवाइव कर गई। फिर ऐसी कंपनीज उस वक्त भी सरवाइव कर गई जब टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी सरवाइव कर गई। या तो ये फैक्टर क्या है? फैक्टर ये है कि ये पैसा ज्यादा होना, टेक्नोलॉजी ज्यादा होना या मार्केट में इमेज बेहतर होना इज नॉट द की फैक्टर। व्हाट इज द की फैक्टर? जब रिसर्च की गई, जब पता चला तो पता चला कि जितनी भी कंपनीज इन सारे दौरों में
टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर, मशीनरी के दौर के अंदर, पैसे के दौर के अंदर, रेपुटेशन के दौर के अंदर सरवाइव कर गई, रिगार्डलेस दे हैड लेस ऑफ एवरीथिंग। उनका एक पॉइंट बहुत स्ट्रांग था, दे वर हैंडलिंग देयर एम्प्लॉयज इन अ वेरी गुड वे। उनके एम्प्लॉयज उनके साथ लॉयल थे, बुरे दिन भी थे, एम्प्लॉय लॉयल, सही है। और बड़ी कंपनी थी, पैसा ज्यादा था, मशीनरी ज्यादा थी, टेक्नोलॉजी ज्यादा थी, रेपुटेशन ज्यादा थी, लेकिन अगर उनका एम्प्लॉय उनके साथ जो है वो ज्यादा लॉयल नहीं होगा तो कंपनीज फ्लॉप हो जाएंगी। एकदम से यहाँ से एकदम से जो है वो इंपॉर्टेंस जागी इस पर्सनल डिपार्टमेंट की। तो लोगों ने कहा यार ये पर्सनल डिपार्टमेंट तो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम लोगों ने अलग से एक रूम में रखा हुआ होता है, इसके साथ तो हमें इंटीग्रेट होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट को इसके साथ लाइन होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, और इसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। वहां से एकदम से इंपॉर्टेंस निकली और इसका नाम चेंज किया गया और इसको रखा गया HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब ये याद रखना कि भले छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्टिविटीज रहती हैं। यानी आपके घर के कोने पर जो तंदूर वाला है वो भी HR मैनेजमेंट करता है, सही है। आपके अब्बू या आपके फादर या आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियन किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वहां पर भी HR डिपार्टमेंट होगा। समझ आ गई? भले छोटा बिजनेस हो भले बड़ा बिजनेस हो, HR एक्टिविटी रहेगी, याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल एक तंदूर वाला, सही, मेरे घर के पास एक तंदूर वाला है, मैं उसकी एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि वो कैसे HR मैनेजमेंट करता है। उसके पास दो तरह के तंदूर है, एक उसके पास वो भट्टी वाला जो तंदूर होता है वो है, और एक जो कन्वेंशनल तंदूर है जिसमें रोटी लगती है। एक लाल वाली आटे की रोटी लगती है, एक सफेद आटे की रोटी लगती है, ठीक है। एक को दाश्त कहते हैं, एक को तंदूर की रोटी कहते हैं, सही है। अब उसके अंदर भी उसने 3-4 तरीके की रोटियां दी हुई है, प्लस उसने बकायदा बंदा डेजिग्नेट किया हुआ है जो पैसा कलेक्ट करेगा, उसने बंदा डेजिग्नेट किया हुआ है जो भट्टी वाली रोटी बनाएगा, उसने बंदा डेजिग्नेट किया हुआ है जो पीछे आटा गूंदेगा, उसने बंदा डेजिग्नेट किया हुआ है जो तंदूर की रोटी लगाएगा। और रेस्पेक्टिवली उनको रोटियों की जो प्रिलिमिनरी एलिमेंट होते हैं वो बॉल्स बराबर आके देना, उनको रोटी के अंदर पतली सी करके उनको देना, दैट इज बेसिकली गिवन बाय अ पर्सन। और अगर किसी के पास गिवन नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ फ्लावर खत्म हो जाते हैं, जिसको हम आटे के बॉल्स कहते हैं जिससे रोटी बनती है, वो खत्म होते हैं, तो देयर इज अ डेजिग्नेटेड बंदा, सही है, जिसका काम है कि उनको वो चीज सप्लाई करें। मीनिंग उस बंदे ने ये चीज देखी हुई है कि मुझे कितने बंदों की जरूरत हो, किस बंदे ने क्या काम करना है। अगर कोई दिन एक बंदा नहीं आता तो उसकी जॉब किसी दूसरे बंदे को करनी। मीनिंग वहां पर मैंने शक्लें लोगों की चेंज होती हुई देखी हैं, लेकिन काम होता हुआ देखा है। शक्लें चेंज हो रही हैं लेकिन काम नहीं रुका। मीनिंग काम के लिहाज से देयर इज अ डेजिग्नेशन। अगर फॉर एग्जांपल आज एक बंदा जो है वो बैठा हुआ है वहां पर और पैसे कलेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है 2 से 3 दिन के बाद वो शायद पैसे कलेक्ट ना कर रहा हो, कोई नया बंदा पैसे कलेक्ट कर रहा हो, लेकिन ये एक्टिविटी खत्म नहीं होगी। लेकिन हु इज गोइंग टू डू दैट, सही है। वो कौन सा बंदा है जो ये तमाम तर काम एडमिनिस्टर कर रहा है, वो कौन सा बंदा है जो शायद 6-7-8 लोगों को हैंडल कर रहा है, सही है, और उनके कामों को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। इसी तरह से किसी बड़ी फर्म की तरह चले जाए तो ये एक्टिविटी 2 से 4 लोगों के अंदर नहीं होगी, 200 से 400 लोगों के दरमियान होगी। जाहिर सी बात है जब 2 या 4 लोग होते तो वो तो आप लोग भी हैंडल कर लेते, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कजन्स वगैरह आते हैं, उनके छोटे कजन, आपके छोटे कजन्स भी हैं जो कि 5-6-7 साल के हैं, जो खेलते कूदते रहते हैं, उनको भी आप एडमिनिस्टर करते हो नहीं करते कि उसको फलाने कमरे में भेज दो, उनके लिए टॉयज लेकर रखे हुए हैं, सब चीजें रखी, क्या किए, यू बेसिकली अरेंज दैट पर्टिकुलर HR। और आप में से कुछ ऐसे जरूर होंगे जिनको अपने छोटे कजन्स के साथ कनेक्ट होने में ज्यादा आसानी हो, तो आप लोगों को फौरन से पेशतर आपके घर वाले कहते होंगे यार वो फलाने चच्ची आ रही है ना, चच्ची के 4 बच्चे आ रहे हैं, तुम्हारा काम है हैंडल करना। फौरन से पेशतर क्या किया, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी, ठीक है। आपका काम किसी को कह दिया कि जी अब तुमने जो है वो चाय भी बनानी, सही है। और अगर खानदान वाले आते हैं, तुमने बैठ कर सामने कुछ खाना वाना नहीं है, सही है, और हो सकता है किसी को कहा गया हो भाई तुम जरा घर पे रह लेना, मेहमान आने वाले, जरा शक्ल दिखा देना, किसी को कोई काम दिया जा रहा है, किसी को कोई और काम दिया जा रहा है, सही। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स जो हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पर भी HR एक्टिविटी कर रहे हो, यानी बंदे को क्या काम असाइन कर, किसने क्या काम करना है, सो दैट वो सीमलेस काम हो, ठीक है। सीमलेस का मतलब है किसी हर्डल के बगैर। मल्टीनेशनल्स भी इसी तरह से करती,
ठीक है, मल्टीनेशनल्स के अंदर भी होता है कि आपने जो है वो डिफरेंट तरीके की अरेंजमेंट्स करनी होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपके पास तो 200, 400, 600, 800, 1000 बंदा होता है, ठीक है। अब यार हर एक की नीड्स देखना, हर एक को मोटिवेट करना, हर एक को जॉब असाइन करना, किसी के जॉब को इनरिच करना, किसी के जॉब को इनलार्ज करना, कभी किसी को सैलरी देना, कभी किसी को कमीशन देना, यार ये बहुत लंबे काम। इसलिए ये अकेला बंदा तो नहीं कर सकता, इसके लिए हमें डिपार्टमेंट चाहिए होता है। देयरफॉर अगर छोटा बिजनेस होता है, एचआर एक्टिविटी होती, सही है। यही छोटा बिजनेस जब बड़े बिजनेस से कन्वर्ट होना शुरू होता है तो ये एक्टिविटी तो रहती है, लेकिन इस एक्टिविटी की मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा हो जाता है, या ये एक्टिविटी इतनी फ्रीक्वेंट होनी शुरू हो जाती है, या ये एक्टिविटी इतनी कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो जाती है कि ये एक या दो बंदे के कंट्रोल में नहीं रहती। एंड दैट इज द रीजन भाई हमें एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है जो इन तमाम तर लोगों का काम कर रहा हो। तो एचआर एक्टिविटी जो है वो भले छोटे बिजनेस हो भले बड़े बिजनेस हो, एचआर एक्टिविटी रहेगी। छोटे बिजनेस में ये एक्टिविटी एक मैनेजर एक्स्ट्रा के तौर पे कर सकता है। आप घर में रहते हुए भाई या बहन होते हुए ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी कि आपको इन लार्ज या इन रिच कर दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कंपनीज के अंदर, बड़ी कंपनीज के अंदर ये सिर्फ इनरिचमेंट और इनलार्जमेंट से होने वाली चीज नहीं। देयरफॉर व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपको अलग से डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा, सही है। अब इस एचआर डिपार्टमेंट की एग्जिस्टेंस जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको फाइनेंस से भी कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इसने पैसे देने लोगों को, सैलरीज देनी है, इंक्रीमेंट देना है। तो इंक्रीमेंट कहां से देगा, ये कैसे पता चलेगा हमारे पास कितना फंड है, मैं कितने पैसे दे सकता हूँ। मैं बोनस देना है, मेरे जेन में मैं एचआर मैनेजर हूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं बोनस दूं ताकि मेरे लोग जो है वो खुश हो जाए, मेरे एम्प्लॉइज सारे के सारे जो वर्कर्स है खुश हो जाए। मैं हर एक को बोनस दे सकता हूँ। साल के किस महीने में हम बोनस देने के काबिल होंगे, उसके लिए मुझे कितने अर्सा पहले पैसे जमा करने होंगे। एचआर का काम पैसे जमा करना नहीं, एचआर का काम लोगों को हैंडल करना है, ठीक है। कि लोगों के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज फैसिलिटीज बनाई जाए जिससे लोग खुश हो जाए। लेकिन पैसा कहां से आएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से आएगा, सीधी सीधी बात। इसी तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कनेक्शन अब फॉरेन से एचआर के साथ हो, क्यों हो गया भाई, मार्केटिंग का क्या लेना है, मार्केटिंग को तो चीज बेचनी है, हम तो कंपनी में बात करते हैं बिल्कुल। लेकिन लोगों के अंदर सर्टेन स्किल तो होनी चाहिए, लोगों में फिगर हेड तो होना चाहिए, लोगों में लेजॉन होना चाहिए, लोगों में निगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए, ताकि जब वो चीज जाके बेचें तो बेच के लोग उनकी बात माने, और माने तो फिर उनकी चीज बिक भी जाए। तो इसका मतलब उनको ट्रेन करना। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला आ जाएगा फॉरेन से पेशतर एचआर के पास कि यार मुझे ना अब वो मोबाइल फोन चेंज करना था यार हम लोगों ने, तो अब नया मोबाइल फोन बेचना है, तो उसके लिए हम लोगों को ना अब जो कस्टमर हैंडल करना है ना वो करना है अंग्रेजी वाला, सही है। बर्गर कौन को हमने हैंडल करना है। तो यार हमारे जब तक सेल्स पर्सन को जब तक अंग्रेजी तमीज की नहीं आएगी ना यार, तो मसला हो जाएगा भाई। तो एक काम करना, हमारी टीम को जरा थोड़ा सा अंग्रेजी सिखा दो, क्या जा रहा है, थोड़ी सी अच्छी वाली अंग्रेजी सिखा दो। अब ये एचआर का काम है कि अंग्रेजी कैसे सिखा, सो दैट वो सेल्स को अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। सो अब ये जहन में रखना कि एचआर का काम सिर्फ फाइनेंस के साथ कनेक्टिविटी के साथ नहीं है, बल्कि इसका मार्केटिंग के साथ भी बिल्कुल इसी तरह से एचआर डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ भी। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है, जो फाइनल मशीन के सामने एक बंदा वर्कर खड़ा हुआ होता है और मशीन से काम निकलवा रहा होता है, उसको उस मशीन के ऊपर ट्रेन करना, उसको बताना कि भाई तभी इससे काम करना है, तुम्हें आगे घर का गुस्सा है तो मशीन बिना निकालो। जैसे हम लोग रिमोट कंट्रोल को आमतौर पर मार मार के सीधा करके फिर बटन दबाते हैं, तो ये तरीका जो है ये एक देसी तरीका है, ये एक साइकोलॉजिकल तरीका है। अच्छा, ख्याल रखते हुए कि ये जो रिमोट कंट्रोल के साथ जो हम इस तरह की बदतमीजियां करते हैं कि रिमोट कंट्रोल नहीं चल रहा होता तो हम उसको यूं यूं करके हिलाते हैं, फिर उसको यूं यूं करके मोड़ते हैं। भाई सेल चेंज कर लो यार उसका, नहीं सेल नहीं चेंज करेंगे क्योंकि सेल चेंज करने में लगते हैं पैसे। देयरफॉर हम पहले तो उसके पुट मार मार के ना उसकी हालत अंचर पंचर निकाल देंगे, उसमें से आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी कि भाई मैं इस चीज से सही नहीं होता। यानी टेक्नोलॉजी चिप, सही है, सर्किट बोर्ड हिलाने से वर्क नहीं करता, लेकिन हमारी तरफ तो कर जाता है। हम तो जब मारते हैं रिमोट कंट्रोल जमीन पर या हाथ पर या टांग पर मारते हैं जोर से, उसका जब दबाते हैं तो वो खुद ही उसकी, हमें लगता है जैसे हम पिटाई खाने के बाद सीधे हो जाते हैं, वैसे रिमोट कंट्रोल की पिटाई मारने के बाद भी रिमोट कंट्रोल सही हो जाता है। अल्लाह जानता है ये क्यों होता है, सही है। लेकिन वो सिंपल अगर हमने बटन दबाया और बटन दबाने के बाद उसे नहीं किया, हाँ यही मसला है, सही है। यही यही एक वो है एक मिस्ट्री है कि यार जब आपने बटन दबाया और बटन दबा के टीवी नहीं चला या उसका उसकी वॉइस नहीं बढ़ी, उस
इसका एक इंतहाई मासूमाना इंडिकेशन ये है कि हम में मकसद रिमोट कंट्रोल ये कह रहा होता है भाई मुझ में लगी हुई बैटरी जो है ना वो मर गई है भाई, खौफ खुदा करो चेंज कर दो, क्यों कुट मारने लगे हो मेरी। लेकिन नहीं, और यही वो चीज है जो एचआर हमने पहले बात भी की थी, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन हम ज्यादा देते हैं, और उसका थोड़ी सी जब हर तरह से कुट मारने के बाद हम लोग जो है वो कामयाब हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो फिर हम सेल चेंज करते हैं। तो 20 रुपए वाला सेल जो है उसके लिए भी हम लोग पहले रिमोट कंट्रोल कितनी पिटाई करते हैं, और फिर के जाके वो 20 रुपए का होता है। सोचो यार, अब तो हम एचआर की बात करें, हम तो हजारों की बातें करें, तो पहले वो आपकी कुट तो मारेगा, सही है, और जब कुट लग जाएगी आपकी तो फिर होपफुली इंशाल्लाह फिर आपसे काम भी करवा लिया जाएगा, सही है। अच्छा, ये चलता क्यों है ये एक मिस्ट्री है, ये मुझे भी नहीं मालूम, आप भी ढूंढे, समहाउ पता चल जाएगा। देयरफॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ भी एचआर डिपार्टमेंट की लिंक होना लाजमी है। देयरफॉर एकदम से इस डिपार्टमेंट को इंपॉर्टेंस मिलती है, सही है। और ये अगर आप लोग अपने फ्यूचर जॉब्स के लिहाज से चीज देखते हैं कि यार मुझे एचआर मैनेजर बनना है, तो ये एक बहुत सिक्योर ऑफिस बेस्ड जॉब है। अच्छे एचआर मैनेजर्स अगर आप होते हैं तो आपकी सैलरीज भी बड़ी जबरदस्त होती है, बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग स्केल्स के ऊपर आप मूव करते हैं इन डिफरेंट कंपनीज, तो इट्स अ वेरी गुड डोमेन टू वर्क विद, ठीक है। सो एनी हाउ, तो अब ये चीज ध्यान में रखें कि आप लोगों को ये पहले तो भी मुझे ये बता रहा था कि चैप्टर 12 में एचआर का पहले नाम क्या था, पर्सनल डिपार्टमेंट था, उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाम चेंज हुआ इन टर्म्स ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, और एचआर डिपार्टमेंट की अब कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे, एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम जाएंगे जाके स्क्रीन पे कुछ लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि जो मैं आज लिख रहा हूँ उसको एक एक करके हमने अब अपनी क्लासेस में पढ़ना है। तो इसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनमें से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं जो A2 में शिफ्ट हो गई हैं, सही है। नाम एएस में जरूर है, लेकिन डिटेल्स उसकी जो है वो A2 में पढ़ेंगे। कुछ ऐसी हैं जिनका नाम भी एएस के अंदर है और उनका समझना भी एएस के अंदर है। मकसद अब अगर मैंने आपको लिखवाई है फॉर एग्जांपल 7 या 8 या 9 आपको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखवाता हूँ एचआर की, तो 3 या 4 जो है वो उठ के A2 पे चली गई हैं कि उनकी इलेबोरेशन जो है वो A2 में होगी, बाकी जितनी रह जाएंगी उन सबकी इलेबोरेशन किसमें, एएस, खत्म, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। तो अब अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, एनी क्वेश्चंस, इररिस्पेक्टिव कि वो सर रिमोट कंट्रोल क्यों नहीं चलता उसके अलावा, नहीं है, चलो ठीक है। खैर मैंने लोगों को तो पीएस के कंट्रोलर्स के साथ भी करते हुए देखा है, पीएस का कंट्रोलर होता है और ब्लूटूथ चल जाता है उसको, अजीब ही कॉम होती है, मैं तो समझ नहीं आती ये कौन सी पिटाई है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में चलती है। एनी हाउ, अब आप स्क्रीन मूव करते हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद दिस थिंग। ओके जी, हम लोगों ने लास्ट यहाँ पर चीज खत्म की थी, ठीक है। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज नाउ, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 का जो बेसिक कंडीशन है दैट इज अबाउट HRM, और आज है 23rd, आज मेरे कजन की बर्थडे भी है। ओके, ASBS वेल्स,
सही रोल ऑफ मैनेजमेंट के पाया। नहीं नहीं, अगला चैप्टर है ले, अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखो कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले कितनी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती थी, और यहाँ पर हल्की फुल्की सी आपकी वर्कफोर्स प्लानिंग भी हुआ करती थी। सही है, लिमिटेड पे। तो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास अब ये अब देखना ये कि अब हमारे पास कौन कौन सी चीजें जो है वो एएस के अंदर है। सो वर्कफोर्स प्लानिंग एएस में है, सही है, और ये ए2 में भी है। याद रखना ये वाहिद ऐसी चीज है जो एएस और ए2 दोनों में, तो इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं लिखा। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस एएस है, ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशंस, नेगोशिएशन ए2 में चला जाएगा, वर्क लाइफ बैलेंस एएस में है, इम्प्लीमेंटिंग एएस में है, सही है। ये जो आपके पास है दिस इज इन ए2, दिस इज इन ए2 एंड दिस इज इन ए2 इज वेल, सही है, और ये एएस में भी है। ठीक है, तो एएस और ए दोनों, एएस में इसकी बिल्कुल बेसिक्स पढ़नी है और ए2 में इसको डिटेल में, सही है जनाब। सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी हैंडल। इसको लिख लें अपने पास।
फाइन जी, ये लिख लिया सबने। ओके, सो अब हम लोगों को जो चीज देखनी है वो ये है कि हमारे पास जो एचआर डिपार्टमेंट है उसका लिंक जो है, ठीक है, वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ किस तरह से होता है, किस डिपार्टमेंट का इसका लिंक जो है एचआर का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो जो एचआर डिपार्टमेंट है, सही है, इसका लिंक जो है वो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी होता है, सही है, इसका लिंक जो है वो आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ भी होता है सॉरी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ भी होता है, सही है, और इसका जो है लिंक जो है वो ओरिजिनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ भी होता है, सही है। सो हर डिपार्टमेंट की समहाउ सम वे कनेक्शन जो है, लिंक जो है वो आपका एचआर डिपार्टमेंट के साथ होता है कि हर एक को कुछ लोगों की जरूरत होती है। जब लोगों को जरूरत होती है तो किसके पास जाएंगे, वो एचआर के पास जाएंगे कि भाई मुझे इतने लोगों की जरूरत है, प्लीज ये बंदे कहीं से जमा करके लाके दो। फिर जो होंगे बंदे फिर कहेंगे यार इन लोगों को थोड़ा सा ट्रेन कर दो यार, काम करवाना है, फजूल तरीन काम कर रहे हैं, समझा दो, सिखा दो, कुछ कर दो। उसके लिए एचआर आ जाएगा। फिर कहेंगे यार ये मेरे जो वर्कर्स हैं ये कुछ इस तरह की वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन बन सकता हूँ ना, सिर्फ मैं काम तो करके दे नहीं सकता कि वर्किंग कंडीशंस को कैसे सही करना है, उसका क्या लेआउट होता है, उसका क्या पॉलिसी होती है, ये तो भाई आप ही बेहतर जानते हैं। इसलिए बेहतर ये काम करें कि आप ओरिजिनली जो है वो डिपार्टमेंट के लिहाज से हम आपको बता जरूर सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट एचआर आप हैं तो सर आप ही का काम है कि आप हैंडल करेंगे चीजों को। तो मीनिंग हर मैनेजर अपनी जो टीम होती है या जो उसके लोग होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन लाकर किसके सामने पोस्ट कर देता है, एचआर मैनेजर के सामने पोस्ट कर देता है। इसका मतलब ये हर मैनेजर मिडवर्क के लिहाज से स्पोक्स पर्सन जरूर बन जाता है, सही है। और उसके बाद वो बात किसके पास जाती है, एचआर मैनेजर के पास। एचआर उसके ऊपर अपने लिहाज से डिसीजन लेकर जो सुपरविजन होती हैं डायरेक्टर्स की और जो ओनर्स की उसकी उनकी वो लेकर कोऑर्डिनेशन डेवलप करके उसमें फिर निगोशिएशन स्टार्ट करते हैं कि ठीक है हम आपको ट्रेनिंग देने को तैयार हैं, लेकिन ट्रेनिंग इस तरह की दी जा सकती है, इतने अरसे में दी जा सकती है, ये इंक्रीमेंट हम दे सकते हैं, हमारी पॉलिसी के लिहाज से ये काम है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसमें एक चीज याद रखना कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एचआर मैनेजर, तो जो लोग एचआर में जाना चाहते हैं, सही है, उनको दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा अपने करियर को। अगर आप लोग एचआर में डेवलप करना चाहते हैं, लड़कियां आमतौर पर सोचती हैं इस बारे में, लड़कों के भी लिए अच्छी चीज है ये चीज, एचआर आपको साइकोलॉजी के अंदर और आपको लॉ के अंदर बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सही है। जो कंपनी लॉ होता है, सही है, कॉर्पोरेट लॉ होता है, उसमें एचआर मैनेजर की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसको पॉलिसी डिवाइस करनी होती है। इस एचआर मैनेजर को लॉयर के साथ बैठना पड़ता है कि उनसे बैठ के उनके साथ बैठकर डिस्कशन करनी पड़ती है कि यार कंपनी की थ्रू आउट पॉलिसी क्या होगी, कोई ऐसा क्लॉज या ऐसी स्टेटमेंट ना लिखी जाए जिसको एम्प्लॉय अपनी मर्जी में ट्विस्ट करके उससे फायदा उठा लें। रादर हमें ऐसी पॉलिसीज डिफाइन करनी है जिसको हम अपनी मर्जी में ट्विस्ट करके बच के निकाल सकें, ठीक है। ये चीजें होती है, क्योंकि रिमेंबर दैट यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है, ट्रेड यूनियन, सही है। ये ट्रेड यूनियन जो है ये समझ लें कि ये नाराज लोगों का ग्रुप होता है जो कंपनी की पॉलिसी से नाराज हुआ हुआ होता है, और ये एक तरह का प्रेशर ग्रुप होता है। अब ये प्रेशर ग्रुप जो है ये भी आपसे लड़ाई करेगा। कब करेगा लड़ाई, जब वो नाराज हो। तो और ये आमतौर पे घसीट के कहाँ लेके जाता है आपको, कोर्ट के अंदर, सही है। तो आपके पास ऐसे लॉज और क्लॉज होने चाहिए कि आप जो हैं और पॉलिसीज होनी चाहिए कि आप बड़े आराम और सुकून से इनसे बचकर निपट सकें। साइकोलॉजी इसलिए बहुत जरूरी है एचआर मैनेजर के लिए एज अ सब कोर सब्जेक्ट के तौर पे, क्यों जरूरी है, क्योंकि इस मैनेजर को साइकोलॉजिकली, इमोशनली या उसको बेसिकली ह्यूमन साइकी के लिहाज से काफी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा कि हाउ टू कम्युनिकेट एंड व्हेन टू कम्युनिकेट, यानी कि उसको बहुत जबरदस्त किस्म का डिसेमिनेटर बनना पड़ेगा। उसकी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग और उससे किस तरह से लोगों से उसको इंटरेक्ट करवाना है, क्योंकि रिमेंबर दैट अच्छे दिनों में तो हर कोई आपसे बात कर लेगा, बुरे दिनों में आप कैसे बात करेंगे, दैट इज द पॉइंट। सो एट टाइम्स कम्युनिकेट करने के लिए कि लोगों से इस बारे में कम्युनिकेट करना कि भाई इस साल आप लोगों को
इंक्रीमेंट्स नहीं मिलने वाले। अब ये सिलसिला जो है, दिस इज द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आपके सामने नजर आएगा, और दिस प्रॉब्लम हैज टू बी कम्युनिकेटेड बाय द एचआर मैनेजर टू द एम्प्लॉइज। तो मसला और गंभीर हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखो कि ये अगर आप चाहते हो कि आप लोग एचआर मैनेजर बनते हो या उसके डोमेन में जाते हो, बाय साइकोलॉजी और जो आपका कॉर्पोरेट लॉ है, इसको आप लोगों ने, लॉ को आपने बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने लेके चलना है। याद रखना, आई डोंट रियली नो कि आप लोग अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के बिजनेस के साथ जो आप लोग चल रहे हो और आप समझ रहे हो कि आप लोग कंपनीज में जा सकते हो, इवन अगर आपका फोकस इन मार्केटिंग है, सही है, अगर एक बच्चा कहता है सर मैंने मार्केटिंग में आके जाना है, तो उसके लिए शायद इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट। अब क्या करें, जिस डोमेन में जाना चाह रहे हैं उस डोमेन के लिहाज से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट्स की साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, यानी सोसाइटी कैसे एक्ट करती है, क्योंकि मार्केटिंग को पता होना चाहिए कि लोग कैसे कंज्यूम और परसीव करते हैं और लोगों की पर्सनल फीलिंग्स क्या, सही है। तो सोसाइटी कैसे एक्ट करती है एज अ होल, और एक पर्सन कैसा एक्ट करता है एज अ साइकोलॉजी। तो आपकी अगर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी स्ट्रांग होगी विद बिजनेस, तो फिर आप मार्केटिंग में एंटर हो सकते हैं। अगर आपने आईटी की तरफ जाना है तो आप फिर आईटी के स्किल्स अलॉन्ग विद बिजनेस, आपको बिजनेस का एक ऐसा कंपोनेंट है, ये समझ लो कि ये एक ऐसी यूएसबी है जो लगनी लाजमी है किसी भी जॉब को। अब कर जॉब को करने के लिए या अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को होना चाहिए। अब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बिजनेस पढ़ लो, सो दैट आपको ये चीज ध्यान लो कि कल आपको अगर आपने कोई मैकेनिक्स के अंदर अपनी दुकान खोलनी है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुकान खोलनी है, या आपने फार्मेसी की दुकान खोलनी है, तो दुकान खोलना इज अ बिजनेस, इट्स नॉट केमिस्ट्री ना, सही है। सो when you're doing a job, when you're doing a business, so you really know how this business community works, तो उसकी साइकी टोटल डिफरेंट होती है। तो ये चीज जो है इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने सब्जेक्ट्स को आप लोगों ने जो भी कुछ चीज सोची हो, आई नो कि आई एम जस्ट डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, लेकिन जो अपने सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, जो आप लोगों की अपनी एक डेवलपमेंट है, उसको जहन में रखो और उसके लिहाज से व्हाट यू नीड टू डू, यू मेक श्योर कि आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो अभी भले चलो कोऑर्डिनेट ना कर रहे हो, लेकिन जब आपने बैचलर्स लेवल पे पहुंचोगे, आईबीए जाते हो, ज़ैबस जाते हो, सीपीएम, वहां पर सब्जेक्ट सिलेक्शन शुड बी वेरी टिपिकल एंड वेरी क्रिटिकल, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखो कि ये हम लोगों ने बात की है इन टर्म्स ऑफ एचआर मैनेजर के लिहाज से। अब ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी होती है, सही है। और मैंने जो एक बात की थी कि रिगार्डलेस ऑफ बिजनेस साइज, एक्टिविटी मस्ट गो ऑन वाली का, ये दोनों बातें जो है हमारी नोट पॉइंट पे आ जाएंगी, विच आर रियली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है।
ठीक है जी। सो ये दो बातें जो हम लोगों ने करनी थी, ये दो बातें हम लोगों ने कर ली। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन द स्टार्ट ऑफ आर चैप्टर नंबर 12। और कल हम लोगों ने बात स्टार्ट करनी है वर्क फोर्स प्लानिंग की बेसिक्स के ऊपर, क्योंकि इसकी दो पार्ट्स है। वर्क फोर्स प्लानिंग के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट इसका जो है वो बेसिक्स के ऊपर है जो एएस में, और एक इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है कि हाउ टू डील विद इट। तो हाउ टू डील वाली बात तो करेंगे नहीं, हम सिर्फ उसकी बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। और होपफुली इंशाल्लाह कल आप लोग जो हैं सबके सब आ जाएंगे कैंपस में, ऑन कैंपस होंगे, तो समझाने में और मजा आएगा। अच्छा, अब ये कोई रो रहा है क्या? Anyone who is crying right now? Who is crying? बोला ले। No. CA नहीं जी, CA is not better than M। क्लियर कहानी। MBA तुम तो उधर जाओ। is ग्रेटर कैसे आते हैं? ग्रेटर देन CA। इतना ग्रेटर है, सही है। सो प्लीज इस चीज को ज़हन में रखें आप लोग। आप देखो, मैं बिफोर आई एंड थिंग, ये प्लीज ध्यान में रखो कि आप लोगों के मामू, चचा, ताया, पप्पा, कजन, मोहल्ले वाले, साथ घर वाले, आपके अड़ोस पड़ोस में आपका कोई दोस्त का कोई भाई बहन कुछ भी सीए कर चुका होगा, सही है, और उसकी बहुत अच्छी जॉब होगी। एंड आई विश कि उनकी जॉब्स उससे भी अच्छी हो। लेकिन बेटे, उनकी उम्र में और आपकी उम्र में फर्क है। वो कम से कम आपसे 7 या 10 साल बड़े होंगे। 7 या 10 साल पहले सीए की जो वर्थ थी वो आज वर्थ नहीं है। और ये भी ज़हन में रखो कि इसकी सिंपल तरीन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सिंपल तरीन एग्जाम्पल, ठीक है। और वो मैं ये देता हूँ कि आप लोगों के पास 2012 का मोबाइल फोन कौन सा था, सही है। लेट मी जस्ट सर्च, अगर मैं आप लोगों के सामने सर्च कर सकूं। सही है। ये मैं आप लोगों के सामने, आपके सामने सर्च कर रहा हूँ मोबाइल फोन 2010 का, सही है। और व्हाट फोन्स वर पॉपुलर इन 2010, ये देखो, ये चेक करो जरा, चेक करो, सिर्फ नाम चेक कर लो, सिर्फ ये नाम चेक कर लो सिर्फ। ये मैं 2010 के मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ, तो आप तो करियर्स की बात कर रहे हो यार। 10 साल, मैं एक डिकेड पुरानी बात कर रहा हूँ। आईफोन 3G, 3, आईफोन 3, आईफोन 12 आने वाला है। अब किसी के हाथ में आईफोन 3 हो, वो उसका शशका चलेगा? नहीं चलेगा ना। सैमसंग, पता नहीं कौन सा था, इंटेंस डबल टेक, मोटरोला ड्रॉइड, ब्लैकबेरी 8500, ब्लैकबेरी हुआ करता था उस जमाने में भाई। आप बात कर रहे हैं, आप किसी के जेब में से ब्लैकबेरी लेंगे, लोग हंसना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आईफोन 4, सही है। उसके बाद LG, पता नहीं कौन सा, ठीक है। मोर मीनिंग, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोग सिर्फ ये देख लो कि सिर्फ मोबाइल फोन जो है वो 2010 के अंदर कौन सा मोबाइल फोन वाज गुड। तो यार 2010 के अंदर जो करियर था वो आज कैसे अच्छा हो सकता, जब मोबाइल फोन जैसी चीज जो कि इंतहाई प्रिलिमिनरी एलिमेंट है, सही है, उसमें इतनी इंप्रूवमेंट आ चुकी है। तो यार सीए में भी तो कुछ इंप्रूवमेंट आनी चाहिए ना, कुछ तो करो ना यार एक्स्ट्रा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके जो कजन्स ने, आपके जो मामू के चचा ताए के बच्चों ने जो चीजें कर ली हैं, अब वही चीज आप भी करोगे तो इवेंचुअली यू आर गोइंग टू से कि आई एम गोइंग टू अर्न द सेम स्केल। इट्स नॉट पॉसिबल। और ये आपने आज भी नहीं करना, ये आपने आज भी नहीं करना। जॉब आज नहीं करने वाली आपके 2022 में, तो आपका ए लेवल खत्म होगा, फिर 4 साल में आपने जो है वो कवर करना है इस सीए को, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं, देखो आप ये चेक करो, टॉप 5 करियर्स इन 2025। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पहले देखो, पहली चीज क्या लिखी हुई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिखी, आईटी। You cannot deny the fact that IT is way too important. Health services, child education and trainers, caretakers, financial advisor and accountants. अब फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स एंड एडवाइजर्स, और ये देखो अपडेटेड फंड करियर ट्रेंड्स,
अब ये अकाउंटेंट्स जो है ना, इसके लिए सीए नहीं रहा है सिर्फ, ये जो चौथे नंबर पे जो चीज लिखी है फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इसके लिए जो जो नई चीज जो आनी चाहिए, दैट इज एक्चुरियल साइंसेज। वो सीए खत्म हो चुका है, एक्चुरियल साइंसेज की बातें हो रही है भाई आजकल। सही है। सो एक्चुरियल साइंसेज जो है ना, वो बहुत जरूरी है। ये देखो, फास्ट ग्रोइंग जॉब्स इन नेक्स्ट डेकेड। आप लोग नेक्स्ट डेकेड के बच्चे हो। सही है। आप लोगों ने लिखा है सोलर फोटो वोल्टेक पता नहीं क्या इंस्टॉलर्स, वो जॉब्स हो, यानी कि इस तरह के। सही है। विंड ट्रिब्यून सर्विस टेक्नीशियंस, ठीक है, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, फिजिकल असिस्टेंट्स, नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स, स्टैटिस्टिशियंस। ये जो स्टैटिस्टिशियंस लिखा हुआ है ना 7, ये है डेटा साइंसेस। ये डेटा साइंसेस है। आप लोगों को जो फिजिकल थेरेपिस्ट, ये तमाम तर जॉब्स क्या हैं, ये देखो। Here are 13 top jobs in next decade: software developer, registered nurses, as general and operations manager, financial manager, not accountants. आप देख लो यहाँ पर कहीं पर भी आपको अकाउंटेंट नजर नहीं आ रहा, आपको सारे मैनेजर्स नजर आ रहे हैं। सही है। नर्स प्रैक्टिशनर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, मार्केट स्पेशलिस्ट, ठीक है, मार्केट एनालिस्ट। और अगर मैं इसकी वेबसाइट पे चला जाता हूं तो देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज, सी दिस इज ऑल देयर, दिस इज ऑल देयर अवेलेबल। सो आई रियली डू नॉट नो व्हाई यू पीपल आर सो फोकस्ड ऑन डूइंग 30th मार्केटिंग मैनेजर। ये मैं आपके सामने स्क्रॉल अप कर रहा हूं। 30th जॉब मार्केटिंग मैनेजर की है। 29th एज इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स। 28th कंप्यूटर यूजर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट। ये मैं नहीं कह रहा, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, license practical license vocational nurses, language speech language pathologists, industrial machinery mechanics, ठीक है, electricians, sales representatives। सही है। सब्सटेंस अब्यूज, मतलब आपको जो ओवरऑल जो आप लोगों की जो चीजें वो आपके पास, ये देखो नीचे लिखा हुआ भी है, ऊपर जाते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, लॉयर्स। सही है, लॉयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, डेटा साइंसेस, पूरी डेटा साइंसेस। एक सेकंड, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स। ये देखो, अब ये आया 12वीं के ऊपर। ये देखो 61 मीडियन एनुअल अर्निंग, इतनी टिपिकल बैचलर्स डिग्री, नॉट सीए। इस वाले रूम में जाना है ना, 2 रूम में जाऊंगा। सात क्लास कैसे होगी? अच्छा मैं बस। सही है। अब देखो ये जो कह रहा था ना अकाउंटेंसी ये करना है, देख लो नीचे लिखा है बैचलर्स डिग्री चाहिए, ठीक है, सीए नहीं चाहिए। अगर होता तो लिखा होता नीचे सीए चाहिए। फाइन, मेक सेंस। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई कैन डू टू टेल यू कि यार व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट। फाइन। सो अब हम लोगों ने करना है इस तरह से कि अभी क्लास खत्म हो रही है क्योंकि A2 आ चुकी है और मुझे A2 के लिए भागना है। सही है। जाइए एंजॉय करें, कल आप लोगों से इंशाल्लाह ताला क्लास में मुलाकात होगी। टाटा।